ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है बालोद, और इसी बालोद ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा एक टाउन है, और इस टाउन में एक पर्टिकुलर लोकेशन है जिसका नाम है मानपुर रोड। मानपुर रोड में भगवान बजरंगबली का एक मंदिर है, और इसी मंदिर के सामने 22 मार्च 2025 को, यानी इसी साल की बात है ये, एक रोड एक्सीडेंट होता है। इस रोड एक्सीडेंट में कोई अज्ञात वाहन, कोई गुमनाम व्हीकल, गाड़ी, स्कूटी सवार दो महिलाओं को हिट कर देता है। और जब ये दो महिलाओं के स्कूटी के साथ उस गाड़ी की टक्कर होती है तो ये दोनों महिलाएं छिटक कर सड़क पर गिरती हैं, और फिर उन्हें बहुत घातक चोटें आती हैं। इस दुर्घटना को होते हुए किसी ने नहीं देखा था, ये भी एक चांस की बात थी। लेकिन दुर्घटना हो जाने के बाद शाम को 4:30 बजे के आसपास लोगों ने देखा कि एक स्कूटी सड़क पर गिरी पड़ी है और दो महिलाएं लहूलुहान हालत में वहां मौके पर पड़ी हुई हैं। तो लोगों ने जब ये मंजर देखा तो लोगों को ये समझने में देर नहीं लगी कि मामला एक्सीडेंट का ही है, क्योंकि जो सीन ऑफ क्राइम था वो पूरी तरह से इसी बात की तरफ इंडिकेट कर रहा था। लोगों ने फ़ौरन इन महिलाओं की मदद की, उन्हें अस्पताल भिजवाया और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। इस बीच पुलिस ने छानबीन शुरू की तो महिलाओं की पहचान भी क्लियर हुई। एक महिला का नाम था वर्खा वासनिक, जबकि दूसरी उनकी साथी थी मथुरा मांडवी। मगर दुर्भाग्य की बात यह थी कि वर्खा वासनिक जो है वो अस्पताल लाए जाने से पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी रोड एक्सीडेंट का एक ऐसा मामला जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला जीवित रही, लेकिन उनकी भी हालत बहुत नाजुक, क्योंकि उनको भी बड़ी गंभीर चोटें आई हुई थी। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, उस अज्ञात वाहन के बारे में पता करना शुरू किया, उस रूट पर पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने लगी कि कोई रोड एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार किसी गाड़ी के बारे में पता चले। तो ये सारा एक्सरसाइज अभी पुलिस कर ही रही थी। तब तक ये जो वर्खा वासनिक है, इसके घर वालों ने पुलिस में अप्रोच किया, पुलिस में शिकायत की। अच्छा, इससे पहले कि शिकायत के बारे में मैं आपको बताऊं, आपको वर्खा वासनिक के बारे में बता दूं। ये बेसिकली वहाँ पर एक हाई स्कूल है, शेरपार हाई स्कूल। उस शेरपार हाई स्कूल में ये टीचर हैं। तो वर्खा वासनिक के घर वालों ने जब पुलिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने पुलिस को ये कहा कि देखिए, हमें ये मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं लग रहा है, जबकि हमें पूरा यकीन है कि वर्खा की हत्या की गई है। खासकर जो वर्खा की बहन है, उन्होंने इस मामले में पुलिस में कंप्लेंट दी, और उनका नाम है प्रियंका डाहार। प्रियंका डाहार ने पुलिस में कंप्लेंट दी और कंप्लेंट देकर ये बताया कि मेरी बहन की हत्या हुई है, मुझे इस बात का पूरा शक है, बल्कि शक नहीं यकीन है। पुलिस ने कहा भाई क्यों, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? तो प्रियंका ने कहा देखिए, मेरी बहन का उसके पति से बड़े लंबे समय से, तकरीबन शादी के समय से ही विवाद चला रहा था, और दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। तलाक का मुकदमा जो है वो अदालत में भी था, लेकिन उस पर अभी फैसला नहीं आ सका था, और दोनों के बीच में बड़ी तीखी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और कई बार मेरे बहनोई ने मेरी बहन की हत्या करने की धमकी भी दी थी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस घटना के पीछे ज़रूर मेरे बहनोई का ही हाथ है। तो पुलिस को एक जानकारी तो मिली, लेकिन अभी पुलिस इस मामले को इसी एंगल में इन्वेस्टिगेट करने की अभी तैयारी कर रही थी। पुलिस अभी सोच रही थी कि हाँ, अगर एक्सीडेंट का नहीं, मान लीजिए मर्डर का मामला है, तो कैसे वो इस मामले की जांच आगे बढ़ाए। क्या सीधे वर्खा के पति को जाकर गिरफ्तार कर ले या उसे पूछताछ के लिए बुलाए? पुलिस अभी इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। लेकिन जो प्रियंका थी और जो वर्खा के घर के दूसरे लोग थे, वो इस मामले में बहुत बेचैन थे। बेचैन होना लाजमी है, किसी के भी घर के किसी मेंबर की हत्या हो जाए, इस तरह से मौत हो जाए, तो उनका परेशान होना लाजमी है। वो चुप बैठने वाले नहीं थे, वो पुलिस से पहले अपने तौर पर पैरेलली इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए थे, समानांतर तरीके से अपनी जांच करने की कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश में उन्हें जो है एक बड़ी कामयाबी मिली। कामयाबी ये मिली कि ये जो प्रियंका है, प्रियंका डाहार, इन्होंने वर्खा के स्कूल में जाकर घटना वाले दिन 22 मार्च 2025 को ये घटना हुई थी, उस दिन वर्खा जब स्कूल गई थी, उस दिन के बारे में जाकर, 22 मार्च के बारे में जाकर उनकी बहन प्रियंका ने स्कूल में पड़ताल की, पता किया, वहाँ के कुछ स्टूडेंट से बातचीत की, स्कूल के जो भी बाहर गेट पर तैनात गार्ड होते हैं उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने वर्खा को यहाँ से निकलते हुए देखा था, क्या वर्खा का कोई पीछा कर रहा था या कोई पूछते हुए आया था। तो जब इस तरह के सवाल प्रियंका डाहार ने वर्खा के स्कूल में जाकर उसके स्टूडेंट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह से पूछे, तो वहाँ से
प्रियंका को अपनी बहन के कत्ल के बारे में पहला क्लू मिला, जो बहुत वाइटल क्लू था। ये क्लू ये था कि वहाँ कुछ बच्चों ने एक बोलेरो गाड़ी देखी थी, जिस बोलेरो गाड़ी में सवार 2 लोग उस दिन 22 मार्च के दिन बरखा के बारे में स्कूल के गेट के बाहर इंक्वायरी कर रहे थे। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था, क्योंकि 22 मार्च को ही मौत हुई थी और 22 मार्च को ही कोई बोलेरो से आकर इंक्वायरी करे बरखा के बारे में, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। तो प्रियंका जो है वो, और उनके मन में शक जो है वो गहरा हो गया बरखा की बहन के मन में। प्रियंका ने जो उसके बहनोई की तस्वीर उसके पास थी, वो तस्वीर जो है उसने स्कूल के कुछ बच्चों को दिखाई और पूछा कि बेटा ये बताओ, क्या ये जो आदमी इस तस्वीर में है, क्या यही आदमी बोलेरो में था और तुम्हारी टीचर बरखा के बारे में पूछताछ कर रहा था? तो स्कूल के बच्चों ने देखते ही पहचान लिया और कहा कि हाँ मैम, यही आदमी था, बोलेरो में यही आदमी आया हुआ था, इसके साथ एक और आदमी था और वो दोनों पूछ रहे थे बरखा मैम के बारे में कि वो स्कूल से कब निकलती हैं, कब आती हैं, उनका रूटीन क्या होता है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो हमने जब पूछा तो उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया कि वो लोग कौन है, बोले कि हम उनके जानने वाले हैं, बस इसीलिए पूछ रहे हैं। तो जब ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रियंका डहार को मिला तो प्रियंका अपने घर वालों के साथ फिर से पुलिस के पास पहुंची और इस जानकारी को उन्होंने पुलिस से शेयर किया। इस बीच पुलिस भी घर वालों की शिकायत के बाद इस मामले को एक्सीडेंट के एंगल को छोड़कर मर्डर के एंगल से भी पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तब तक इत्तेफाक से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई, उसने बरखा वासनिक के घर वालों की ये जो मर्डर वाली थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि उस महिला की जो मौत हुई है उसके शरीर में एक्सीडेंट के निशान तो थे, लेकिन इसके साथ ही सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किए जाने के, रॉड जैसी चीज़ से हमला किए जाने के निशान भी मौजूद थे और वो निशान सिर के अलावा जिस्म के कुछ दूसरे हिस्सों पर भी थे और वो इस तरह के निशान थे जो रोड एक्सीडेंट में एग्जैक्टली नहीं बन सकते। हालांकि रोड एक्सीडेंट एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन होता है, किसी भी तरह की चोट लग सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टैब इंजरी हो, किसी को चाकू घोंपा गया हो या किसी भारी चीज़ से किसी पर्टिकुलर जगह पर हिट किया गया हो, तो उसके जिस तरह के निशान बनेंगे रोड एक्सीडेंट में चोट लगने पर आइडेंटिकल उस तरह के निशान नहीं बनेंगे, थोड़ा तो डिफरेंस होगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रहा था कि एक्सीडेंट तो है, जिस्म पे एक्सीडेंट के चोट है, लेकिन इसके अलावा किसी भारी चीज़ से बरखा पर हमला भी हुआ है। अब ये भी मर्डर की तरफ इशारा कर रहा था। दूसरी तरफ प्रियंका जो है वो स्कूल से इंक्वायरी करके आई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस वालों को मिल गई। तो इस तरह से एक एक करके ऐसी चीज़ें पुलिस को मिलती जा रही थी जिससे ये इंडिकेशन पुलिस को मिल रहा था कि बरखा वासनिक की मौत जो है सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसके पीछे कोई साजिश है। अब पुलिस ने बरखा के पति के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पता चला कि बरखा का जो पति है, जिस पर शक था बरखा के घर वालों को, उसका नाम तो खैर घर वालों को पता था, पुलिस को बता दिया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसका नाम है शीशपाल वासनिक और ये शीशपाल वासनिक जो है ये भिलाई में पोस्टेड है और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें इंजीनियर का काम करता है। इसके बारे में ये भी पता चला कि इसका अपने पत्नी से वाकई विवाद चला रहा है काफ़ी लंबे समय से और इनको 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक बेटी है और एक बेटा, जिसमें से एक सिर्फ क्लास 1 में पढ़ता है और दूसरा पढ़ता है क्लास 2 में, यानी दोनों बहुत ही छोटे हैं, माइनर हैं, मासूम हैं। तो इन बच्चों के बारे में भी पता चला और शीशपाल वासनिक के बारे में भी पता चला। अब पुलिस शीशपाल वासनिक को गिरफ्तार करने से पहले अपने लेवल पर थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। पुलिस ने शीशपाल के मोबाइल फ़ोन के नंबर हासिल किए। 2 मोबाइल फ़ोन शीशपाल यूज़ करता था और उन दोनों मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाकर पुलिस ने उसकी भी जाँच की। लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए तो पुलिस जो है कुछ देर के लिए और उलझ गई, कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड ये इशारा कर रहा था कि 22 मार्च को, जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन ये शीशपाल वासनिक जो है वो दल्ली हाजरा या बालोद में था ही नहीं, बल्कि वहाँ से दूर वो था दुर्ग में। आपको पता है छत्तीसगढ़ में दुर्ग और भिलाई जो है वो ट्विन सिटी है। भिलाई में उसकी पोस्टिंग है और इसका लोकेशन जो है 22 तारीख को दुर्ग में दिख रहा था। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस को मिली और पुलिस अब सोच में पड़ गई कि अगर मान लीजिए मर्डर में ये आदमी शामिल है, जिस तरह से घर वाले बता रहे हैं कि स्कूल के बच्चों ने भी देखा है बोलेरो गाड़ी से आता हुआ, तो इसकी लोकेशन दुर्ग में कैसे दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस ने जब CDR का बहुत बारीकी से मुआयना किया तो पुलिस ने एक चीज़ और नोटिस की, वो ये कि दुर्ग में इसके जो 2 मोबाइल फ़ोन थे, उन दोनों मोबाइल फ़ोन की लोकेशन दुर्ग में थी ज़रूर, लेकिन दोनों मोबाइल फ़ोन की लोकेशन साथ साथ नहीं थी। आमतौर पर कोई एक आदमी जब 2 नंबर यूज़ करता है और वो किसी भी जगह पर ट्रैवल करता है तो उसके दोनों नंबर की जो लोकेशन है वो एक साथ चेंज होती जाती है।
लेकिन अगर मान लीजिए किसी आदमी के पास 2 मोबाइल फ़ोन है और अचानक दोनों मोबाइल फ़ोन के नंबर एक ही शहर में 2 अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हों, तो इससे कुछ शक पैदा होता है, लगता है कि भाई ये क्या हो सकता है, क्या एक फ़ोन किसी दूसरे आदमी के पास था क्या। तो पुलिस जो है अब इस एंगल को भी एक्सप्लोर करने लगी, खंगालने और पता करने लगी कि ये मामला क्या हो सकता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ पुलिस ने तय किया कि अब वो शिशपाल वासनिक को हिरासत में लेगी। चूँकि शक काफ़ी था और घर वाले इल्ज़ाम भी लगा रहे थे, तो शिशपाल वासनिक को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में उसने बहुत सारी झूठी सच्ची कहानियां बताई, खुद को बेकसूर बताया। ये भी बोला कि साहब देखिए मेरा तो लोकेशन ही दुर्ग में है, मैं इस एक्सीडेंट में कैसे हो सकता हूँ, मतलब मर्डर में मेरा तो कोई रोल नहीं है, मैं तो खुद ही तलाक लेना चाहता हूँ, मैं क्यों हत्या करूँगा। इस तरह की बातें उसने पुलिस से बताई। लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती की और थोड़ा अथॉरिटी के साथ पूछा, तो वो शिशपाल जो है वो टूट गया और उसने ये मान लिया कि हाँ, अपनी बीवी की हत्या उसी ने की थी और हत्या करने में उसने अपने साथ एक लड़के को रखा था जिसे उसने 60,000 रुपये की सुपारी दी थी। इस लड़के के साथ ये तय हुआ था कि दोनों मिलकर हत्या करेंगे और जब हत्या का काम पूरा हो जाएगा वो उस लड़के को 60,000 रुपये देंगे। तो कुछ पैसे एडवांस के तौर पर भी दिए गए थे। इस लड़के का नाम है कयामुद्दीन। ये कयामुद्दीन जो है ये भिलाई का ही रहने वाला है और इसकी उम्र महज 24 साल है। लेकिन 24 साल की उम्र में वो सुपारी किलर बन गया और उसने शिशपाल वासनिक से वासनिक की पत्नी की हत्या करने के लिए 60,000 रुपये ले लिए। तय ये हुआ कि वो अपनी बोलेरो लेकर आएगा और बरखा वासनिक जब स्कूल से बाहर आएंगी तो बरखा को उस बोलेरो से हिट करके उसकी जान ले लेगा। इसी प्लानिंग के तहत 22 मार्च को दोनों बोलेरो लेकर वही दल्ली हाजरा और शेरपुर स्कूल के आसपास, मतलब शेरपार स्कूल के आसपास घूमते रहे। शेरपार स्कूल में जाकर उन्होंने एक बार पता भी किया कि टीचर कब निकलती हैं, छुट्टी कब होता है। बेसिकली वो रेकी करके पूरी तैयारी करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे खड़ा होना चाहते थे, ऐसी लोकेशन पे खड़ा होना चाहते थे जहां पर एक्सीडेंट होता हुआ किसी को नज़र ना आए, क्योंकि अगर पब्लिक देखी लेगी तो फिर पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए वो सुनसान जगह पर खड़ा होना चाहते थे। इस कड़ी में उनको मानपुर रोड में वो जो मैंने आपको मंदिर के बारे में बताया था, उस मंदिर के पास वाली जगह इनको सबसे सटीक और सबसे सही लगी। उस जगह पर ये लोग पहले से प्लानिंग करके खड़े हो गए। तकरीबन समझ लीजिए 3:45 बजे के आसपास ही खड़े हो गए शाम को। और 4:15 बजे जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद ये टीचर अपनी एक कलीग के साथ, मथुरा मांडवी के साथ, वहाँ से स्कूल से निकली और निकलने के बाद जब ये उसी मानपुर रोड से गुजर रही थी तो इन्होंने अननोइंगली उस बोलेरो गाड़ी को ओवरटेक किया। अब ये बोलेरो वाला इंतजार ही कर रहा था कि ओवरटेक करे, ये उसी इलाके में मंडरा रहे थे, इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ओवरटेक किया, बोलेरो ने उस स्कूटी को पूरी ताकत से, मतलब पूरे एक्सीलेटर में फुल पाँव रख के हिट किया। हिट करने का ये हुआ कि दोनों महिलाएं छिटक कर उसी सड़क पर दूर अलग अलग दिशाओं में जाकर गिरी और दोनों को बड़ी घातक चोटें आई। इत्तेफाक से ये एक्सीडेंट होते हुए किसी ने देखा नहीं, या फिर अगर ये कहें कि देखा भी लेकिन कोई तब तक पुलिस के सामने नहीं आया था या नहीं आया अब तक, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो एक्सीडेंट होते हुए किसी ने नहीं देखा। अब इनका तो टारगेट जो है बरखा वासनिक थी। मथुरा मांडवी नाम की जो टीचर है वो तो जिसे कहते हैं ना कि बेवजह फंस गई, कोई लेना देना ही नहीं था। तो इन लोगों ने लेकिन मथुरा मांडवी को जख्मी हालत में ही छोड़ दिया और बरखा वासनिक के सिर पर इस लड़के ने, कयामुद्दीन ने और उसके पति ने मिलकर लोहे के रॉड से सिर पर और पीठ पर घातक वार किए। एक तो एक्सीडेंट, जख्म और चोट से तड़पती महिला और उसको राहत की जगह उसके ऊपर घातक वार। तो इस तरह से इन्होंने बरखा वासनिक की हत्या कर दी दोनों ने मिलकर और दोनों वहाँ से फरार हो गए। पुलिस की पूछताछ में पहले वासनिक गिरफ्तार हुआ और उसकी निशानदेही पर कयामुद्दीन को भी पुलिस ने अरेस्ट किया और जब दोनों से पूछताछ हुई तो दोनों ने बिल्कुल यही कहानी बताई जो उन्होंने अंजाम दी थी। अब पुलिस ने पूछा कि भाई मतलब क्यों ऐसा किया और ये प्लानिंग कैसे की, और अगर तुमने खुद हत्या की 22 मार्च 2025 को तो फिर तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन दुर्ग में कैसे नज़र आ रही थी। तो इसने जो कहानी बताई वो सुनकर पुलिस वालों का भी दिमाग चकरा गया। इसने कत्ल करने के लिए भयानक प्लानिंग की थी, पूरी ठंडे दिमाग से साजिश रची थी और आपको जानकर हैरानी होगी वो ये प्लानिंग काफ़ी दिनों से कर रहा था। इसी प्लानिंग के चक्कर में उसने कम से कम 150 क्राइम के एपिसोड्स, क्राइम सीरियल के एपिसोड्स उसने देख डाले और वो दिमाग लगाता रहा कि कैसे वो इस क्राइम को, इस मर्डर को अंजाम दे कि वो कभी पकड़ा न जाए। इसी प्लानिंग के तहत उसने एक्सीडेंट से अपने पत्नी की हत्या करने का फैसला किया, मतलब उसको एक्सीडेंट का रूप देने का फैसला किया, और दूसरा उसने मोबाइल फ़ोन से पुलिस को गुमराह करने की साजिश रची। जैसा कि मैंने आपको बताया उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन है, तो एक मोबाइल फ़ोन उसने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक ऑफिस असिस्टेंट जिसका नाम है राहुल रात्रे, उसको दे दिया और वो दुर्ग में रहता था। तो उससे कहा कि
तुम ये फ़ोन लेकर जाओ, और उसको कुछ नंबर्स भी दिए, बोले कि इस नंबर पर तुम बात कर लेना, इन नंबरों पे मेरे जानने वाले दोस्त हैं और छोटी मोटी बात कर लेना फ़ोन लगाकर 22 तारीख को। तो ये जो है जिम्मेदारी उसने राहुल रात्रे को दी। राहुल रात्रे को इसके बारे में तब तक तो नहीं पता था, और ये फ़ोन, अपना फ़ोन उसने राहुल को 21 मार्च को, यानी जब मर्डर करना था उसके एक दिन पहले ही दे दिया था, ताकि फ़ोन की लोकेशन जो है वो दुर्ग में नज़र आए। दूसरा फ़ोन उसने अपने ऑफिस के ही एक ड्राइवर को दिया, वो भी दुर्ग में रहता है, और उस ड्राइवर से भी, उसको भी एक लिस्ट दी नंबरों की, और कहा कि इन नंबरों पर तुम बात करना और मेरा फ़ोन जो है तुम 22 तारीख को अपने पास रखना, बाद में लाकर मुझे दे देना। तो ये दोनों मोबाइल फ़ोन लेकर गए। अब दोनों साथ साथ तो रहते नहीं, तो दोनों अलग अलग दिशाओं में दुर्ग में गए। मोबाइल फ़ोन लेकर थे दुर्ग में ही, लेकिन मोबाइल फ़ोन के टावर्स जो है वो अलग अलग रिफ्लेक्ट हो रहे थे, दिख रहे थे, और इन्हीं जगहों पर उन्होंने मोबाइल फ़ोन से जो है अलग अलग लोगों से बातचीत भी की। एक तरह से देखा जाए तो सबूत जो है, झूठे सबूत अपनी बेगुनाही के शिशपाल वासनिक ने इन दोनों लोगों के जरिए जो है वो क्रिएट करवाए। लेकिन उन झूठे सबूतों में भी एक गलती हुई। गलती ये हुई कि दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बिल्कुल साथ साथ नहीं थी, बल्कि अलग अलग दिख रही थी। बेशक दुर्ग में थी, तो सीन ऑफ क्राइम यानी जहाँ पर मर्डर हुआ, दल्ली राजहरा, वहाँ पर तो मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ये बात एक प्रूवन है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर मोबाइल फ़ोन थे वहाँ पर वो बाइफरकेटेड थे, यानी दो अलग अलग दिशाओं में नज़र आ रहे थे। तो इसके बारे में जब पूछा, तो जब गिरफ्तार हो गए, कत्ल की बात जब कबूल कर ली, तो ये जो प्लानिंग की थी मोबाइल फ़ोन से बेवकूफ़ बनाने की, उसके बारे में भी इस आदमी ने सब कुछ पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस ने इसके मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री और गूगल की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें सर्च की, तो पता चला कि बहुत दिनों से ये मर्डर की पूरी प्लानिंग रच रहा था, और सोशल मीडिया पर भी ये, और मतलब इंटरनेट पर भी जो है ये कत्ल करने और उससे बचने छिपने के तरीके, सुराग मिटाने के तरीके, सबूत मिटाने के तरीके, ये सब ढूंढ रहा था। तो खैर इस केस को पुलिस ने सॉल्व तो कर लिया। घर वालों ने बड़ी प्रोएक्टिवली इस मामले में पुलिस की मदद की, और पुलिस ने भी उसको, जिसे कहते हैं, पॉजिटिवली लिया। कई बार पुलिस ईगो में लेती है कि भाई हम इन्वेस्टिगेटर हैं, आप हमें क्यों जानकारी दे रहे हैं, ऐसा भी होता है, हमने देखा है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने उसको प्रोएक्टिवली लिया, और बालोद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस केस को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया। पूरा एपिसोड, पूरा घटनाक्रम अपने आप में बेहद दुखद है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख उन दो छोटे बच्चों के लिए है जिनको कभी बाप का प्यार नहीं मिला, क्योंकि पत्नी और पति के बीच में लड़ाई थी, और पति पत्नी के बीच में जब लड़ाई होती है तो बच्चे तो पिसते ही हैं, और इस मामले में बच्चे ज़्यादा पिसे क्योंकि वो पत्नी के पास रहते थे। तो पति जो है वो अपने बच्चों को भी नापसंद करता था। तो बाप का प्यार तो मिला नहीं, एक माँ का प्यार मिल रहा था, लेकिन उस माँ की भी ज़िंदगी छीन ली बाप ने। तो कुल मिलाकर ये थी पूरी कहानी, जो अपने आप में बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक थी। और इस मामले में जो बरखा वासनिक के घर वाले हैं और जो बालोद छत्तीसगढ़ की पुलिस है, उनके इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ करनी होगी, जिन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड मामले, जिसमें इतने सारे बनावटी सबूत बनाए गए थे, इकट्ठा किए गए थे, उन सारे सबूतों को दरकिनार कर उन्होंने सही स्टोरी को फिल्टर करके निकाला और गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। तो थैंक्स टू बालोद पुलिस एंड द फैमिली मेंबर ऑफ बरखा वासनिक। आज की कहानी इतनी ही। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, क्या आप सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।